सभी सखियों सहेलियों को और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और प्यारी बुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार भी। तो दुलारी दुलारी संगीता जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जी, और सभी श्रोताओं को भी भर भर के भर आशीर्वाद। भर के प्यार और आशीर्वाद। भाई जितना हो सके उतना लुटाओ, ये तो हाँ, चीज ही ऐसी है कि नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे सखी हाँ, सहेली कार्यक्रम में, तो दैनिक आहार में, क्योंकि स्वास्थ्य से सभी लोग बहुत स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो दैनिक आहार में किस तरह का आप पोषण प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में धारावाहिक चित्रलेखा भी आज सुनेंगे। अच्छा। हाँ और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे स्मृति मंधाना की। और भाई जैसे कि बात है ना कि अभी कहा कि भर भर के देना चाहिए, तो हाँ खुशबू भी ऐसी ही है कि जहां बैठ गई वो मतलब बिखर ही जाती है ना। कितना हाँ। भी चाहो उसको रोकने की रुकती नहीं है। जी चंदन उसी में से एक है, लेकिन उसको कैसे हम सौंदर्य साधना के रूप में, साधन के रूप में उसका प्रयोग करें, इसके बारे में बता देंगे, जी। है ना। हाँ, और प्रकृति के बुआ जी स्पंदन में संगीत है, तो हम्म। आज संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हाँ, जाहिर है, और उनके बारे में कुछ जानकारी भी हासिल कर लेंगे। और जी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत कुछ विस्तार से लिखकर भेजा है संगीता। हाँ, हम्म। तो संगीत से उन्हें भी प्रेम है। हाँ। हाँ हाँ, इसलिए उन्होंने लिखा है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। 10 अगस्त 1860 को बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक ग्राम में विष्णु नारायण का जन्म हुआ। घर में संगीत के प्रति उनके माता पिता की भी बहुत रुचि थी, इसलिए विष्णु नारायण का रुझान शास्त्रीय संगीत की तरफ होता चला गया। घर में संगीत की शिक्षा के लिए उन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी दी गईं। और शास्त्रीय संगीत में बचपन से रुचि के साथ साथ 1883 में उन्होंने स्नातक किया, और इसके बाद पता है एलएलबी भी किया। हम्म। और मुंबई आकर कुछ समय यहाँ पर संगीत शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने ऐतिहासिक संगीत यात्रा आरंभ करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। पुस्तकालयों में संगीत संबंधी प्राचीन ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया, विद्वानों के साथ संगीत चर्चा में शामिल हुए, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी ज्ञान जो है वो अर्जित किया। और यहीं पर जब वो संगीत चर्चा कर रहे थे तो पंडित वेंकटमखी के 72 ठाटों के बारे में उन्हें ज्ञान हासिल हुआ। और इसके बाद उत्तरी और पूर्वी भारत की ओर वो चले गए प्रचार प्रसार के लिए, और ज्ञान अर्जित भी करते रहे साथ साथ। जी, और संगीत पद्धति की जानकारी भी हासिल की। संगीत विद्वानों से मुलाकात भी की, प्राचीन और अप्रचलित रागों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद विजयनगरम यानी कि विजयनगर, हैदराबाद, जगन्नाथपुरी, नागपुर, कलकत्ता और मध्य प्रदेश भी गए। राजकीय संस्थागत मठ मंदिर और अन्य व्यक्तिगत संग्रहालयों में भी संगीत ग्रंथों की खोज की। सभी वर्गों के गायकों वादकों से चर्चा की। गेय पदों का संगीत लिपि में संग्रह, कर्नाटक संगीत के रागों के वर्गीकरण की 10 ठाट पद्धति के निर्धारण के लिए कार्य किया और शोध भी किया। बहुत काम किया। संस्कृत, उर्दू, फारसी संगीत, इन सब के ग्रंथों का भी अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, हिंदी अंग्रेजी ग्रंथों का परिशीलन किया, स्वर मालिका की रचना की, और बहुत सरल संगीत लिपिबद्ध की विवेचना की। भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की, और इस संगीत पर पहला आधुनिक टीका इन्होंने लिखा। और संगीत शास्त्र पर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक ग्रंथ को 4 भागों में प्रकाशित किया। फिर राग, ध्रुपद, धमार और ख्याल का संग्रह किया। क्रमिक पुस्तक मालिका, ये भी ग्रंथ इन्होंने निकाला 6 भागों में जो था। और इसके संग संग हिंदुस्तान के पुराने घरानों, उनकी संगीत शैली, विधाओं और इन सब को उनका स्वर लिपिबद्ध करके सब प्रकाशित किया, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। और इसीलिए हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं कि बहुत कम उम्र से ही उन्होंने संगीत के लिए प्रतिभा दिखाई। कम उम्र में ही बांसुरी बजाना सीखा। उन्होंने अपने संगीत प्रेम के कारण ही धार्मिक त्योहारों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने वल्लभ दास नाम के एक पड़ोसी से सितार सीखा, और कुछ ही समय में इसमें महारत हासिल कर ली। जी, तो कितनी सारी प्रतिभाएं देखिए इकट्ठा एक जगह थी, और वो थे पंडित विष्णु नारायण जी। संगीत संवर्धन और प्रचार कार्य के लिए जो उनका भातखंडे संगीत विद्यापीठ है,
लखनऊ में माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में जो है और संगीत महाविद्यालय बड़ौदा की स्थापना, और 1916 में देश भर के संगीतज्ञों की परिषद का आयोजन आपने किया। संगीत सम्मेलन के जिनमें विचार विमर्श के बाद ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी की स्थापना के प्रस्ताव को पास किया गया। ये सम्मेलन ज्यादातर बुआ जी बड़ौदा, दिल्ली, बनारस और लखनऊ में क्रमशः आयोजित किए गए। तो बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं? हाँ, ये कह सकते हैं ना, लखनऊ पूरा मतलब मध्य भारत हो चाहे उत्तर भारत से लेके पूरा दक्षिण तक अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना, फिर प्रचार प्रसार करना और एक ऐसा मतलब एक संस्थान खोल देना जहां से लोग खूब सीख सकें, घर घर तक संगीत पहुंचे। तो लखनऊ में मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना 1926 में की, जिसे अब भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। संस्कृत स्वलिखित मौलिक ग्रंथ लक्ष्य संगीतम, इसके अलावा अभिनव राग मंजरी उल्लेखनीय है इनके कामों में, है ना जी। और इसके अलावा कई लघु ग्रंथ भी प्रकाशित हुए, संपादित किए गए इनके द्वारा, और इनमें से कुछ हैं रागमाला, राग मंजरी, संगीत पारिजात, राग विबोध, और कई अन्य भाषाओं में इन्होंने प्रकाशन भी किया इन पुस्तकों का। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 19 सितंबर 1936 को अंतिम सांसें ली, तो उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है बुआ जी कि उस वक्त तो अपने देश में ब्रिटिश राज था, तो ऐसे समय में हर एक क्षेत्र में जाना, इतनी सुविधाएं भी नहीं होंगी, तब भी अपने देश के शास्त्रीय संगीत को जो उन्होंने नया आयाम दिया और इतना प्रचलित किया, बहुत अच्छे अच्छे शोध किए इस बारे में, बहुत ही आश्चर्य होता है। और देखो, उन्हीं का प्रयास था कि जो हम भातखंडे संगीत संस्थान की बात कर रहे हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई जी। तो एक तरह से प्रगति के स्तर पर पहुंच गई, और विश्वविद्यालय अगर बन जाएगी तो जाहिर है कि उसी हिसाब से बहुत सारे सुविधाएं मिलने लगती हैं, और जो लोग पास करके निकलते हैं या जो वहां पर अध्यापन कर रहे हैं उनके लिए एक अलग आयाम होता है। और इस तरह से संगीत का प्रचार प्रसार करना और खुद इतनी महारत हासिल होने के बाद तो भाई हम उन्हें नमन करते हैं जी। बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांता 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे।
राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। सारे सगरे मग पम द पनि द सनि सारे सनि द पम प द नि सारे सनि द पम प ग म द प ग म रे स मधुबन में राधिका नाचे रे स स सनि द पम प द प ग म रे स नि रे स स द ग म थ द नि द सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। ओते नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे। ओते ता ना धीर दिरता ना धीर 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 तुम धीर 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 तुम तिरिकड़ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ता ना ना। तो भाई ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित शास्त्रीय नृत्य, मतलब शानदार नृत्य कहना चाहिए जिसको कि इसका प्रदर्शन इस गाने में दिखाई देता है। सबको याद आ गया होगा वो दृश्य। हाँ, और इतने सारे वाद्य रहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। इसमें बड़ा सुंदर जल तरंग भी बजाया गया है बुआ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भाई इस गाने के लिए हमें लगता है कि हमारे साथियों को मतलब मजा आ गया होगा, है ना? जी। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि लेकिन अभी क्या होता है कि कार्यक्रम तो आगे बढ़ाना है। अब उसके बाद चलते हैं क्रिकेट पिच पर। हाँ, है ना? जी। अभी तो हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, नृत्य हो गया। लेकिन जो सखी विशेष में आज हम बात करेंगे स्मृति मंधाना की। इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ। माता स्मिता और पिता श्रीनिवास मंधाना है। स्मृति ने अपनी स्कूल की शिक्षा सांगली से पूरी की और इनके पिता और भाई श्रवण जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और इन सभी से प्रेरित होकर स्मृति ने भी क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। अब चूंकि स्मृति का प्रदर्शन क्रिकेट में अच्छा था, इसलिए उन्हें फिर धीरे धीरे तरक्की मिलती गई और जाहिर है कि महाराष्ट्र क्रिकेट टीम में अंडर 19 में जगह मिल गई। 9 साल की उम्र में ही स्मृति क्रिकेट खेलने लगी थी और इस उम्र में ही उनका प्रदर्शन भी बहुत उच्च स्तर का था। जी, और स्मृति मुख्य रूप से बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, लेकिन वो राइट आर्म स्विंग गेंदबाज भी हैं। 2013 में वेस्ट जोन टूर्नामेंट में महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच में उन्होंने दोहरा शतक लगाया और इसके बाद हर मैच में दिन ब दिन उनका प्रदर्शन बढ़ता ही रहा। दोहरा शतक लगाने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। 2016 में महिला चैलेंजर ट्रॉफी में मंधाना ने भारत रेड के लिए अपने खेल में 3 अर्धशतकों की मदद से फाइनल में 82 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो भाई ये 2017 के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में मंधाना ने जो 2 शतक लगाए थे, इन सब की जानकारी देते हुए हमारे साथी ने आगे ये भी लिखा है। उनके जन्म के बारे में लिखा है जो हम बता चुके हैं, पिता का नाम, माता का नाम बताया। लिखती है कि स्मृति मंधाना पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में स्मृति मंधाना का नाम शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट को एक स्तर पर पहुंचाने में कई खिलाड़ियों की मेहनत शामिल है और उन्हीं में से एक स्मृति मंधाना है। जी, तो ये हमारे जो साथी, धन्यवाद। अच्छी जानकारी इन्होंने लिखी है। बिल्कुल। और आगे बात अगर करें तो इनके खेलों की, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में उन्होंने महज 22 साल की उम्र में टीम इंडिया की कप्तानी संभाली और T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है और ये रिकॉर्ड उन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। जी, इन्होंने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ वर्म्सली पार्क में खेला था और अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी टीम को जीतने में मदद की। 2016 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में हॉबर्ट में बेल्टवे ओवल के दूसरे वनडे मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। स्मृति मंधाना 2016 में आईसीसी महिला टीम में शामिल हुई। और T20 मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने शतक लगाया है और आईसीसी के द्वारा स्मृति मंधाना को बेस्ट वुमेन क्रिकेटर भी चुना गया है। जी, तो ये बड़े गर्व की बात है। हाँ, खिताब उनके नाम है और बड़ी हार्ड हिटर हैं बुआ जी। हाँ, चौके छक्के बहुत। बुआ जी हमारे बारे में कह रही हो कि स्मृति के बारे में? नहीं, स्मृति जी के बारे में बिल्कुल। और ये भी हमारी पिच है, इसमें तो बुआ जी ही है।
तो भाई देखो, ऐसा है कि खेल है कहीं भी है, जहां आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां सर्वोत्कृष्ट देना चाहिए। ये सबका प्रयास होगा तो जाहिर है कि हर दिशा में हमारा नाम, हमारे देश का नाम ऊंचा रहेगा। जी। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। सेहत अच्छी रहेगी बुआ जी तो अच्छे अच्छे फिर सपने भी आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो क्यों सपना क्यों देखना है तुम्हें अचानक? अच्छा अच्छा घूमने का भी मन करता है। हमारे मित्र झपकी जरूर लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि संगीता बिटिया तुम अब सपने देखने लगो। हाँ नहीं है? क्या हो गया सपने की बात? भाई कुर्बान तो लोग जाएंगे अगर आप अच्छी नींद सोएंगे, आप खूबसूरत दिखेंगे। और जाहिर है कि जो हम बाकी चीजों का कोशिश करते हैं ना कि चलो आज पार्लर चलते हैं, आज ये करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं, लेकिन अगर मन खुश है और आपका शरीर स्वस्थ है तो जो चेहरे पर ताजगी रहती है, कांति आती है, जी जी, वो एकदम अलग रहती है ना। हाँ बिल्कुल, और उसके लिए बहुत जरूरी है खुश भी रहें, साथ साथ अच्छा अच्छा बिल्कुल सुंदर सुंदर सा और अलग अलग कहते हैं ना कि फ्लेवर वाले जो खाने होते हैं, जिसमें थोड़ा सा फल भी होना चाहिए, अंकुरित दालें भी हो, रोटी भी हो, चपाती भी हो, सारी चीजें हो। हमें तो लगा तुम कहोगे कि अच्छे अच्छे खाना खाना चाहिए, चाट खाना चाहिए, टिक्की खानी चाहिए, पानी पूरी खाना चाहिए और समोसा खाना चाहिए।
हाँ, ये इसके लिए तो फिर वो निकाल लेना चाहिए क्या? ना मैम। क्या कहते हैं बुआ जी, एक क्या एक नहीं निकल रहा है ना कुछ, छोटा छोटा सा नहीं निकल रहा है ना कुछ मुंह में। नहीं, वो टिक्की टिक्की का आपने नाम ले लिया, तो इस कैसे वजह से कैसे नहीं, इस वजह से अब सोचने लगे ना कि पानी पूरी और टिक्की कितनी अच्छी कैसे होती है। खिलाया जाए। तो भाई ये संभव है, लेकिन बस इस सब चीज बहुत सीमित मात्रा में, कभी कभी स्वाद बदलने के लिए, पर्ची निकाल लेनी चाहिए। पर्ची, हाँ, है हफ्ते ना, में एक लॉटरी दिन निकाल लो, और जिस दिन निकाल, और लगातार सारी पर्चियां अगर उसी चीज की डाल दी जाए तो कितना मजा आएगा। जब निकाला तो पता लगा समोसा निकल रहा है, जब निकाला तो बर्गर निकल रहा है, जब निकाला तो टिक्की निकल रही है, जब निकाला उसमें तो कहीं पिज्जा आ रहा है। हाँ, अंकुरित दाल वाल है ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, ये सप्ताह क्या बल्कि पूरा माह चल रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें खाइए, खिलाइए। क्योंकि संतुलित आहार जो है हमारी, केवल ऐसा नहीं है कि अभी हमारे चेहरे में कांति लाता है, बल्कि बहुत पूरी जिंदगी की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और जाहिर है कि जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा रहेगी, और जब बीमार पड़ते हैं संगीता बेटिया तो कैसे मुंह एकदम मुरझा जाता है ना। हाँ। और उसमें ताजगी लाने में ना, कितना भी पानी छिट्टा मारो, ऐसे छिड़काव करो, कुछ होता नहीं नहीं, है। कुछ नहीं होता। फिर यही सोचता है भाई खाया क्या था, सबसे पहले तो यही ध्यान जाता है कि क्या गड़बड़ हो गया कि इस तरह से बिल्कुल हालत खराब हो गई। तो इससे पहले ही थोड़ा संभल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ठीक तरह से संभल के ना खाना खाया गया तो फिर कुपोषण का भी शिकार बच्चे भी हो जाते हैं और वयस्क भी होते हैं। और इसमें कुछ एक लक्षण भी होते हैं बुआ जी, जैसे कि अत्यधिक दुर्बलता भी कभी दिखाई देती है। तो इस बात से भी थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई अगर वजन एकाएक बढ़ रहा है या एकाएक घट रहा है, तो दोनों में कुछ बात जरूर हो सकती है। तो इसलिए आप खाने पीने में अच्छी तरह से जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी संतुलित मात्रा जो है उसको लेने की कोशिश किया जाए। लो, हमें तो लगा तुम कहोगी कि वजन अगर बढ़ रहा है तो समझ जाए कि आप ज्यादा खा रहे हैं। ज्यादा खाने से तो बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये कहो कि हाँ, मतलब हम जैसे रह रहे हैं उसी तरीके में अचानक से लगे कि वजन बढ़ने लगा, कोई हमने न तो खाने में परिवर्तन किया है न कुछ और किया है, तब आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। या अगर आप व्यायाम आदि नहीं कर रहे हैं और वजन कम हो रहा है तो भी सतर्क हो जाएं। लेकिन बुआ जी कई बार ऐसा भी होता है कि खाना पीना ठीक ठाक खाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमारा तो वजन देखिए बढ़ ही नहीं रहा, बिल्कुल घटता ही जा रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपने जिम ज्वाइन कर लिया और व्यायाम करने लगी, दोनों टाइम टहलने लगी, तो वजन कम हो जाएगा। तो जी जी बिल्कुल। तो भाई ये नहीं कि मतलब वही है कि अगर आपकी दिनचर्या वही के वही है और उसके संग संग अगर वजन कम या ज्यादा हो रहा है तो सतर्क हो जाए, जैसे संगीता बिटिया कह रही हैं। लेकिन इन सब की नौबत ही काहे आए। ये देखो ना जरा सा कि कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीजें जो हैं, मतलब वैसे तो कहा जाए कि अब लो हम खाते तो केला है, हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की, आयरन की, तो ऐसा नहीं है। केला, टमाटर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली है, खट्टे फल हैं, दूध दही पनीर है, हर तरीके का अनाज है। इन सबको अगर शामिल कर लें तो जो हमने पहले ये सब नाम लिए थे ना, विज्ञान वाले, जैसे कैल्शियम, आयरन, ये सब तो सब अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और भुने हुए अनाज भी लेने चाहिए, जैसे कि मूंगफली वगैरह हो गई या चना वगैरह हो गया, तो वो भी फायदेमंद है। फलियां भी जो होती हैं बुआ जी, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे कुछ जैसे अब ये होते हैं ना, बोड़े होते हैं जो उनकी लोबिया है, सूख जाती है तो उनके वो बनाया जाता है अलग तरह से। और साथ ही साथ सहजन होता है। और भी जो अलग अलग तरह की फलियां होती हैं, कई बार मूंगफली को भी हम लोग कई तरह से खाने में डालकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। और है फलियां हैं, ऐसी बहुत सारी फलियां जिसमें कि आप ऐसे खोलते हो फल की तरह, मतलब देखा जाए तो वो हरी मटर जैसा ही है, फली ही है वो भी। वैसे ही जो और भी चीजें हैं जिसमें आपको बीच में बीज दिखता है, वो फलियां हो जाती हैं। तो उनका आप इस्तेमाल करें। फ्रेंच बीन्स जिसको बोलते हैं, लोबिया है, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं ग्वार की फली बोलते हैं, है ना, तरह तरह की आती हैं फलियां, तो इनका प्रयोग करें। खट्टे फल वगैरह हैं, जैसे खट्टे फल, संतरा वगैरह, सेब भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। और खाने में नींबू का बराबर प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। इसके संग संग शलजम जो है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो हम नहीं खाते हैं, या शलजम है जैसे, इसका भी सेवन शुरू कर देना चाहिए। और सूखे मेवे जो हैं वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ थोड़े से तरीके हैं। यानी कि उनको रात को पहले भिगो लें, चाहे वो बादाम हो या अखरोट हो या किशमिश हो या अंजीर हो और मुनक्का हो,
तो जो भी चीज़ें हैं इनको भिगो लें रात में और सुबह खा लें। कुछ नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा सूखे मेवे नहीं है तो जो मूंगफली है उसको आप 10-12 दाना रात में भिगो लीजिए और सुबह वैसे ही चबा लीजिए उसको। फिर कुछ और उसका वो सब ना करें, उसमें थोड़ा उनका श्रृंगार उंगार ना करें। हाँ, इन्हें पता लगा छौंकने लगे, बघारने लगे, उसको दूध में उबालने लगे, ये सब ना करें, उसको कच्चा खा लें और फिर थोड़ी देर तक कुछ ना खाएं। तो यही तो होता है ना कि जब बच्चों को कहते हैं कि भाई जंक फूड है या कोई एक बिस्किट वगैरह है जो मैदे वगैरह के बनते हैं या फिर कुछ एक डब्बा बंद या पैकेट में चीजें आती हैं वो पकड़ा दी जाती हैं, तो वो सब भी बड़ा गड़बड़ होता है कि फिर वही होता है कि भाई जरा सा आलस में सब रह गया। तो घर की बनी हुई चीजें जो हैं वो ही दें तो ज्यादा अच्छा है। यही तो हम कह रहे हैं कि तुमने अभी तो कह दिया कि बिस्किट जो मैदे वाले। अच्छा, तो इसी का प्रचार प्रसार कंपनी करने लगी। उन्होंने कहा अच्छा संगीता बिटिया बोल रही है मैदे वाला नहीं खाना है तो लीजिए ये आटे वाला है। तो भाई ऐसा है कि बाजार की कोई भी चीज ठीक नहीं है। अच्छा, आटा तो डाल दिया, उसके संग जो ढेर सारा उन्होंने उसमें मोइन डाला, वो मक्खन डाला या घी डाला, तो उसका क्या? तो सभी तो शरीर में जा रहा है। और उसके संग संग जो रखते हैं प्रिजर्वेटिव वो डालते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, वो भी नुकसान वो तो बहुत खतरनाक है जी। और दाल चावल वगैरह जो है या सब्जियां वगैरह हैं तो उनको अच्छे से धो करके फिर पकाएं और हिसाब से पकाएं। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पक जाए तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट ना हो। और जब भी बनाएं तो फिर अच्छी तरह से उसको ढक करके बनाएं। अच्छा, जो भी चीजें लेनी चाहिए बुआ जी वो संतुलित मात्रा में ली जाएं, जिसमें कि विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो संतुलित मात्रा में रहें, जिसमें कि किसी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना ना हो। बरसात का मौसम है तो तली भुनी चीजें भी लोग ज्यादा खाते हैं तो इससे भी पाचन क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। तो इसका भी गरिष्ठ जो खाने हैं, भोजन है, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन जो बात है कि सब चीजें खाएं तो ये याद कर लें कि आपकी दादी नानी नाना ये लोग क्या खाते थे। तो वो सब अगर आप खाएंगे और उतनी ही मात्रा में खाएंगे, उसके संग उतना व्यायाम करेंगे तो समझ लीजिए कि सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाएगा। हम लोगों ने जो पर्ची की बात की थी संगीता बिटिया, जी। हमारे साथी ने लिखा है कि सब पर्ची तो आपने कह दिया कि डालेंगे अपने आप उसमें डल जाएगी, और एक पर्ची जो अपने आप उसमें डल जाएगी वो डॉक्टर की पर्ची होगी। तो बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपने उसी तरीके से टिक्की समोसे और बर्गर की पर्ची डाली तो एक पर्ची जो है वो डॉक्टर की, और वो जो डॉक्टर की पर्ची होगी वो सब पे भारी होगी। जी, और बुआ जी हमारे श्रोता भी इस बात से बड़ा रखते होंगे इत्तेफाक, कि जो बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी ये चीजें जो घर में हम प्रिपेयर करके देते हैं ज्यादा इधर उधर ही उनको ज्यादा पसंद नहीं आती। तो जो कुछ एक चीजें बनाते हैं या स्टफ भर करके पराठा वगैरह है तो उसमें कुछ ऐसी हरी सब्जियां वगैरह जैसे गाजर वगैरह है या आलू का पराठा भी डालते हैं तो उसमें थोड़ी पनीर वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो पराठे बना सकते हैं। और साथ ही बच्चों को जो नूडल्स होता है कई बार बड़ा पसंद आता है, वो तो उससे मना नहीं कर सकते, लेकिन बनाए भी अगर कि भाई खाना ही खाना है अगर तो उसमें हरी सब्जियां वगैरह डालकर उसको संतुलित कर लें किसी तरह से। और कोशिश ऐसी करें संगीता बेटा, जैसे अभी बात है ना कि भरवा पराठा जैसे बनाना है तो उसमें हम चुकंदर आदि भी मिला सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां डाल सकते हैं, पत्ता गोभी आदि भर सकते हैं उसमें, वो सब ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर बच्चों को खाना ही है तो एक तो पहले तो थोड़ा सा देखने में सुंदर हो वो चीज बनाएं ताकि उनको थोड़ा आकर्षित करें अपनी तरफ, और फिर उन्हें खिलाएं। और उसके संग संग कभी कभी हमारे साथी भी लिख रहे हैं चीट डे होना चाहिए कि चीटिंग की जा सके, लेकिन पहले व्यवस्थित खाएं तब ना चीटिंग डे करेंगे। यहाँ तो रोज ही चीटिंग डे हो जा रहा है ना बहाने से हो जा रहा है, रोज हो जा रहा है। जी। और साथ ही जो भोजन का एक समय होता है वो तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय नहीं होगा तो फिर खाना बना और फिर ठंडा हो गया, फिर उसे खाया गया, गर्म किया, तो उसके बाद जब दोबारा गर्म करते हैं तो बहुत सारे पोषण जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो पोषक तत्व तो आपने तो बड़े संभाल के बनाया, लेकिन दोबारा गर्म करने में सब गंवा दिया। तो ऐसे न गंवाएं, समय से खाएं, समय से सब काम करें। और समय हो चला है एक ब्रेक का।
तो भाई समय से सब काम करने की बात हो रही है, तो समय से सब कुछ किया जाए जी। और आज समय है चित्रलेखा का, दिन है। बिल्कुल। तो सुनते हैं। चित्रलेखा। कथा मर्मज्ञ भगवती चरण वर्मा का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। पाप और पुण्य की धारा में बहते हुए पात्रों की दार्शनिक व्यथा कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम श्वेतांक और मृत्युंजय के वार्तालाप के मध्य में थे। श्वेतांक का पारिवारिक परिचय पाकर मृत्युंजय ने प्रसन्नता दर्शाई तो श्वेतांक पुलकित हो उठा। ये वार्तालाप आगे क्या रूप लेता है, आइए यही जाने आज की कड़ी में। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा, क्या यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो पाना संभव है? असंभव, श्वेतांक जानता था। उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसीलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो उच्च कुल का था, पर इससे क्या? मृत्युंजय उसके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली थे। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है, फिर भी आशा दब न सकी। श्वेतांक को मौन देखकर मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांक, मेरे भवन को तुम अपना ही समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वपति ने तुम्हारे यहां होने की सूचना मुझे क्यों नहीं दी? मेरे पिता आजकल वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि ये कारण रहा हो। अच्छा, तो आर्यश्रेष्ठ आज्ञा दें। भोजन का समय हो गया है। मेरे यहाँ इस समय भोजन करने में तो तुम्हें कोई संकोच न होगा? संकोच की कोई बात नहीं है आर्यश्रेष्ठ, पर मैं इस समय आर्य बीजगुप्त का सेवक हूं। बिना उनकी अनुमति के मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दें, विलंब हो रहा है। आर्य बीजगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साधुवाद, साधुवाद। अपने कर्तव्य को तुम भली भांति समझते हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जा सकते हो, पर बीजगुप्त से तुम मेरी बात कहना न भूलना। श्वेतांक लौट आया। बीजगुप्त से उसने मृत्युंजय के यहां निमंत्रण की बात कही। बीजगुप्त कह उठा, श्वेतांक, मैं समझता हूं कि मुझे किसी भद्र पुरुष का निमंत्रण अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके मन में यशोधरा को एक बार फिर देखने की, उससे बातचीत करने की अस्पष्ट भावना चक्कर काट रही थी। रात्रि के समय बीजगुप्त श्वेतांक के साथ मृत्युंजय के यहां पहुंचा। आर्य मृत्युंजय के भवन में पिछली रात की सी चहल पहल न थी। वहां का वायुमंडल शांत था। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया। विश्राम भवन में जाकर वे लोग बैठ गए। यशोधरा वहां पहले से ही बैठी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्य बीजगुप्त, उस पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। आर्यश्रेष्ठ, अपनी भूल को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तुम्हारा सेवक श्वेतांक मेरे गुरु भाई विश्वपति का पुत्र है। मुझे आज ये विदित हुआ। किंतु आर्यश्रेष्ठ, श्वेतांक मेरा सेवक नहीं, गुरु भाई है। आर्य बीजगुप्त,
आज आपको कुछ विलंब हो गया है। हाँ, आज काशी से मेरे कुछ अतिथि आ गए थे। काशी तो बहुत प्राचीन तथा सुंदर नगरी है। क्या आप काशी हो आए हैं? मेरे जीवन का सबसे सुंदर काल काशी में ही व्यतीत हुआ है। मेरे गुरु महाप्रभु रत्नांबर का निवास स्थान पहले काशी में ही था। देवी यशोधरा, काशी तो यहां से निकट है। मैंने संपूर्ण उत्तर भारत का पर्यटन किया है। तो फिर आपने हिमालय पर्वत के भी दर्शन किए हैं? हाँ हाँ, हिमालय और हिंदुकुश पर्वतों को भी मैंने देखा है। प्राकृतिक छटा का पूर्ण रूप तो पर्वतों में ही मिलता है ना। कितनी ही आश्चर्यजनक बातें मैंने वहां देखी हैं, पर एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सका। उसे सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अब क्या आप उस घटना को सुना सकते हैं? अवश्य। कोई 10 वर्ष की बात है। उन दिनों मैं विद्यार्थी था। महाप्रभु रत्नांबर के साथ मैं देश यात्रा को निकला। बड़े बड़े नगर, उपवनों को पार करते हुए हम दोनों गंगा के किनारे चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहां समभूमि समाप्त हो गई। मस्तक पर आकाश उठाए हुए पर्वत शिखर हमारे सामने खड़े थे। मैंने महाप्रभु रत्नांबर से पूछा, अब आगे क्या है? उन्होंने कहा, अज्ञात प्रदेश। गंगा के तट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने संभवतः महाप्रभु का कथन सुन लिया। उसने कहा, वही अज्ञात देश देवताओं का निवास स्थान है। इन्हीं पर्वत प्रदेशों में कैलाश है। इन्हीं पर्वतीय देशों में गंधर्व नृत्य करते हैं, अप्सराएं क्रीड़ा किया करती हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाप्रभु के मुख पर अविश्वास की मुस्कान झलक उठी, पर अनुभव रहित युवा की कल्पना अविश्वास को न अपना सकी। मैंने कहा, बहुत संभव है ऐसा ही हो महाप्रभु। इन पर्वतों पर चढ़कर उस पर्वत प्रदेश में चलने में क्या कोई आपत्ति है? नहीं, यदि तुम चलना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूं। हम दोनों और आगे बढ़े। उस प्राकृतिक सौंदर्य की हमने कल्पना तक नहीं की थी। वनों में रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिससे पर्वतीय शीतल वायु अठखेलियां कर रहा था। पक्षी कलरव गायन कर रहे थे। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। वहां कोलाहल नहीं था, जनरव नहीं था। केवल एक के ऊपर एक उठी हुई पर्वतमालाएं थी। मार्ग में ग्राम पड़ते थे। उनके निवासी गौर वर्ण के थे। उनकी स्त्रियां सुंदर थीं। वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने थीं। वे हंसती थी और गाती थीं। उनमें लज्जा अथवा संकोच न था। मैं नवयुवक था। मैं उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उन स्त्रियों के झुंड मधुर गान गाते हुए चलते थे। मैं यद्यपि उनकी भाषा न समझ सकता था, पर यह अनुमान कर सकता था कि उनका मधुर गान कवित्वमय है और उसका विषय प्रेम है। मेरे मन ने कहा, क्या यही अप्सराओं का प्रदेश है? हम और आगे बढ़े। ग्राम अब दूर दूर और छोटे छोटे मिलते थे। शीत अधिक तीव्र हो गया था
और फूल फल भी कम मिलने लगे। एक प्रातः हमने सामने दूर पर एक सोने का पहाड़ देखा। मैं पागल सा चिल्ला उठा, गुरुदेव गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेर पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वह हिमालय है। हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं और इसीलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। हम और ऊपर चढ़े। अब पृथ्वी स्थान स्थान पर हिम से ढकी थी। हमारा शरीर ठिठुरा जा रहा था। महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, अब लौट चलें? पर मैंने साहस किया, नहीं महाप्रभु, उस हिम से ढके हुए पर्वत के नीचे तो चलें ही। मृत्युंजय के भवन में बीजगुप्त एक बार फिर आमंत्रित हुआ था। इस बार यहाँ पहले जैसा अतिथियों का समूह नहीं था। शायद इसीलिए यशोधरा और बीजगुप्त व्यक्तिगत चर्चा में डूब सके, और शायद इसीलिए बीजगुप्त अपने देशाटन की कथा सुनाने लगा। आगे वो क्या सुनाएगा, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में जो पात्र हमारे सामने आए वे थे श्वेतांग, मृत्युंजय, बीजगुप्त, यशोधरा और रत्नांबर। इन्हें साकार करने वाले कलाकार थे अमरकांत, विनोद शर्मा, कमल शर्मा, सुलक्षणा खत्री और महेश शर्मा। सूत्रधार का दायित्व निभा रहे हैं हरीश भीमाणी। चित्रलेखा के इस रेडियो पठन में सहायक राजेश मलिक, और ये परिकल्पना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अगली कड़ी में भेंट होगी। तब तक शीला शुक्ल का नमस्कार। कैसा लगा ये धारावाहिक? शब्द नहीं इसको बयान करने के यही लिए। तो हम कह रहे हैं, और हमारे साथी भी यही कह रहे हैं। चित्रलेखा के सभी कलाकार एक से बढ़कर एक हैं, और इस धारावाहिक के सुरताल जो इसमें सजाया गया है वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने मन को सुदूर पर्वतों पर लिए जा रहा है। धन्य है विविध भारती परिवार जिनके पास एक से बढ़कर एक नायाब मोती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है, और इसके लिए तो भाई हम भी नतमस्तक हैं ऐसे प्रस्तुति के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो प्रस्तुति तो हो गई, लेकिन मन तो नहीं कुछ कर रहा है कि इसके बाद कुछ किया जाए। लेकिन एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? क्योंकि आज तो थोड़ा सौंदर्य भी निखारना है संगीता बिटिया, है ना? जी। महताब तेरा तेरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ, ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ, महताब तेरा तेरा।
चलना है, किस गाह पे रुकना है, किस काम को करना है, बतला के मैं कौन हूँ, महताब तेरा चेहरा। तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ, ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ, महताब तेरा चेहरा। तो भाई हर कोई चाहता है कि महताब तेरा चेहरा कोई कहे उसे। हाँ, लेकिन बड़ा जतन करना पड़ता है। हाँ, बहुत जतन करना पड़ता है। और देखिए इतनी सादगी थी पहले के गीतों में और कलाकारों में कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल सादगी से ही रहते होंगे, लेकिन इतनी खूबसूरती, जितनी खूबसूरती गायन में उतनी ही खूबसूरती, मतलब सही में महताब चेहरा होता था। जी हाँ, तो महताब चेहरा होता था। तो संगीता तो चली गई पुरानी दुनिया में भाई, लेकिन आज की जो तिथि है उसमें भी यही लोग चाहते हैं ना कि महताब जैसा ही चेहरा रहे, यानी चांद जैसा चेहरा चमकता रहे, चांदनी बिखरती रहे चारों तरफ। लेकिन उसके लिए फिर चलना पड़ेगा पुराने जमाने में, यानी कि लोग जैसे माथे पे चंदन लगाते थे या इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करते थे ना, तभी होता था सारी सारी चीजों का, जैसे चंदन है। तो अच्छी खुशबू और कुदरती निखार के लिए, और जाहिर है कि हम त्वचा की बात कर रहे हैं तो त्वचा के रोगों से बचाव के लिए, या बल्कि उसमें कहना चाहिए कि अलग तरीके की चमक लाने के लिए, कांति लाने के लिए जो बहुत खूबसूरत ये चीज है प्राकृतिक जी, चंदन। और वैसे भी देखिए चंदन की अगरबत्ती जब जलाते हैं तो कितना अच्छा घर का वातावरण हो जाता है, तो फिर चंदन लगाने की तो फिर बात ही अलग है। क्या बात। और इसका जो वृक्ष होते हैं, इसका तना जो होता है, जड़ है या लकड़ी है या पत्तियां हैं, सभी काम में लाए जाते हैं। ये इसकी बड़ी खासियत है। भाई जैसे कि लकड़ी है, जड़ है, कुंदा, बुरादा, छिलके, जो छीलन होती है वो सब इस्तेमाल में आते हैं। और ये दो तरीके का होता है, सभी जानते हैं वैसे। तो सफेद चंदन होता है और लाल रंग का चंदन होता है जी, है ना। और दोनों ही बड़ा अपने आप में बड़ा ही अलग तरीके से दमकता है। सफेद चंदन की अगर बिंदी लगाई जाए तो वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है, लाल चंदन की लगाई जाए वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। जी हाँ, लेकिन मूर्तिकला, साज सज्जा के सामान, मतलब इसके अलग अलग जो प्रयोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं संगीता बिटिया। देखो मूर्तिकला में भी इस्तेमाल होता है, साज सज्जा के सामानों में सुगंधित तेल इसका आता है, लेप है, अगरबत्ती है, हवन सामग्री में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो अलग अलग इसके प्रयोग हो गए। और आमतौर पे हम जैसे ईश्वर पूजन के समय या अपने आराध्य को जब भी कहीं करते हैं ध्यान, तो इनका प्रयोग करते हैं ताकि एक माहौल बन जाता है। जी जी। और पूजा में भी जो भगवान का श्रृंगार होता है उसमें भी खूब चंदन का इस्तेमाल किया जाता है, भगवान को सजाते भी हैं उससे। अच्छा, चंदन के बड़े अलग अलग से फेस पैक भी आते हैं, और बुआ जी हमारे श्रोताओं ने भी, कुछ हमारी सखियों ने भी लिखा है चंदन के लेप के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो अगर चेहरा या त्वचा जो है वो तैली है तो चंदन का फेस पैक हल्का लेप करने से त्वचा में ठंडक, आराम सा महसूस होता है, और मुहासों की समस्या जो है उससे भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। हाँ, क्या बात है भाई, ये तो बड़ी हमारी बिटिया लोगों की बड़ी आम समस्या है और बड़ी
बहुत चिंता हो जाती है। हाँ, और हमें लगता है चिंता से और बढ़ जाता है मुहासा। जी जी, मुहासा जो होता है उसमें तो आप देखिए जिनके हो जाता है तो चेहरा बड़ा तैलीय सा लगता है। हाँ। तो अगर चंदन लगाएंगे तो उसमें जो सोखने की जो शक्ति होती है उससे काफी आराम आता है। बल्कि ये कहे ना संगीता बिटिया की जो तैली त्वचा जिनकी होती है और वो अगर साफ नहीं कर रहे होते हैं तो उनका जैसे मुंह बंद हो जाता है, तभी मुहासे ज्यादा होते भी हैं। जी, तो ये बात का ख्याल रखें। लेकिन हाँ, जो हम आज बात कर रहे हैं कि चंदन का कैसे कैसे प्रयोग करें, उस बारे में हम जरूर बताएंगे। चेहरे की झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, और जो टैनिंग या जैसे कि धूप में जाते हैं वैसे भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं भूरा भूरा सा चेहरा हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, रंग आ जाता है, तो इन सब से जो है निजात मिल जाती है। थोड़ी बहुत जो खुजलाहट होती है वो भी कम करता है क्योंकि शीतलता प्रदान करता है चंदन। जी। और शहद और दही और नींबू के रस के साथ अगर मिलाकर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें चेहरे पर ऐसे ही, और ठंडे पानी से धो लें तो काफी आराम मिलता है। और अगर त्वचा को मुलायम बनाना है तो चंदन के तेल से भी चेहरे पर मालिश कर सकते हैं। रात में सोने से पहले थोड़ी देर अगर लगा लें तो बड़ा आराम आता है और अच्छा भी लगता है, महसूस होता है। चंदन जी जी, इसका जो पाउडर है, हल्दी, केसर, गुलाब जल कि मतलब कुछ बूंदें लेकर उनके साथ कच्चा दूध मिलाकर इससे लगाने से भी मुहासे में बहुत फायदा होता है। और ये हमारे साथी ने लेकर भेजा है। हाँ, कच्चा दूध चाहे तो स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जी जी। और चंदन पाउडर को बादाम पाउडर, दूध, शहद, नींबू के साथ, नींबू के रस के साथ या हल्दी पाउडर मिलाकर लगाने से भी चेहरे का रंग जो है वो साफ होता है। ये सब जानकारी हमारे साथी लोग भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंदन इस्तेमाल करते होंगे। देखो, इस्तेमाल करें चाहे नहीं करें, जानकारी जब होती है तो मिल बांट लेनी ही चाहिए, है कि नहीं? हाँ, उससे पता चलता है ना, पता चलता है। क्योंकि कभी कभी तो किया होगा, कभी कभी किसी और को करते हुए सुना होगा। और ऐसे ही लिखा हमारे साथी ने कि चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए, स्किन को पिंपल से निजात पाने के लिए 5 ग्राम चंदन पाउडर में 2 ग्राम कपूर को पीस कर मिलाएं और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिला लें, गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर लगाइए और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। हाँ, तो भाई इस तरीके से फायदा होगा। तो मुझे तो लगता है बुआ जी कि लाल चंदन के भी अगर फेस पैक लगाएं या फिर सफेद चंदन के भी फेस पैक लगाएं तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। लेकिन अभी तक तो भाई हमने यही ज्यादा सुना है कि सफेद चंदन का ही प्रयोग चेहरे पर ज्यादा से सुना है। बाकी तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, और बहुत सारी जगहों पर लिखते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। लेकिन हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता था चंदन आदि, लेकिन जब से इस पर प्रतिबंध लगा है तब से इसका प्रयोग अगर बंद हो गया है। लेकिन जो मिलता है उसका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। और भाई ऐसा है कि थोड़ी सी बातें हम और करेंगे, लेकिन एक गीत सुनाओगे तब आगे बात की जाएगी, है ना? जी। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन।
सुंदर तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तो बातें बहुत सारी हैं और संगीता जी कह रही हैं कि समय अब बिल्कुल खत्म होने वाला है जल्दी से। लेकिन भाई हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। हाँ, अब हमारे देखिए एक साथी लिखते हैं कि चंदन के बारे में, चंदन का उपयोग सौंदर्य बढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, पर गर्मी के दिनों में इसका माथे पर टीका लगाना या लेप लगाना फायदेमंद होता है। मैंने अपने नवासे को उसके पहले धूप काल में चंदन घिसवा कर माथे पर लेप लगा देती थी, मतलब पहले पैरों के तलवे में लगा देती थी, तब कहीं उससे गर्मी की तकलीफ नहीं हुई। ऐसे ही हमारे और भी साथियों ने लिखा है कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक के जंगलों में मिलते हैं, भारत के अन्य भागों में भी कहीं ना कहीं कहीं पाया जाता है। तो चंदन को हम सब पवित्र मानते हैं। तो बहुत सारी और भी बातें साझा की हैं, लेकिन भैया चूंकि घड़ी कह रही है कि नहीं नहीं बस 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 बस। हाँ, तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।